नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे पहले ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ किया। उद्घाटन अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये परियोजना संपर्क में सुधार और जीवन को सुगम बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाथियों के संरक्षण के सर्वोत्तम तौर तरीकों से संबंधित दस्तावेज का विमोचन किया। मानव तथा हाथियों के बीच संघर्ष पर एक पोर्टल का भी शुभारंभ। देश में कोविड-19 के अब तक 15 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। ठीक होने की दर 69% से अधिक हुई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के टेली मेडिसिन सेवा के तहत 1.5 लाख से अधिक लोगों को ऑनलाइन परामर्श दिया गया। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली 2300 किलोमीटर लंबी समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने समय से पहले इस परियोजना के पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र की दिल्ली से और दिल से दोनों दूरियों को पाटा जाए। हमारा समर्पण रहा है कि देश के हर जन, हर क्षेत्र तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचे और हर नागरिक का जीवन आसान बने। हमारा समर्पण रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े बॉर्डर एरिया और समुद्री सीमा पर बसे क्षेत्रों का तेजी से विकास हो। साथियों, अंडमान निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजना अंडमान निकोबार निवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस का उपहार है। इस द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अंडमान को जो सुविधा मिली है उसका बहुत बड़ा लाभ वहां जाने वाले टूरिस्टों को भी मिलेगा। बेहतर नेट कनेक्टिविटी आज किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सबसे पहली प्राथमिकता हो गई है। पहले देश और दुनिया के टूरिस्टों को मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी का कम होना बहुत अखरता था। अपने परिवार से, अपने बिजनेस से एक प्रकार से उसका निरंतर संपर्क कट जाता था। अब ये कमी भी खत्म होने वाली है और जब लोग ज्यादा रुकेंगे अंडमान निकोबार के समंदर का, वहां के खान पान का आनंद लेंगे तो रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से अंडमान निकोबार के निवासियों को डिजिटल इंडिया योजना के सभी लाभ मिल सकेंगे। अंडमान निकोबार के लोगों को भी मोबाइल कनेक्टिविटी और तेज इंटरनेट की वही सस्ती और अच्छी सुविधाएं मिल पाएगी जिसके लिए आज पूरी दुनिया में भारत अग्रणी है। अब अंडमान निकोबार के लोगों को, बहनों को, बच्चों को, युवाओं को, व्यापारियों, कारोबारियों को डिजिटल इंडिया के वो सभी लाभ मिल पाएंगे जो बाकी देश के लोगों को मिलते आ रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई हो, टूरिज्म से कमाई की बात हो, बैंकिंग ऑपरेशंस हो, शॉपिंग हो या टेलीमेडिसिन दवाइयां हो, अब अंडमान निकोबार के हजारों परिवार को भी ये ऑनलाइन व्यवस्थाएं मिल पाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से समुद्र से जुड़े देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे। इसमें अंडमान निकोबार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब जब भारत इंडो पैसिफिक में व्यापार, कारोबार और सहयोग की नई नीति और रीति पर चल रहा है, तब अंडमान निकोबार सहित हमारे तमाम द्वीपों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वी एशियाई देशों और समंदर से जुड़े दूसरे देशों के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों में अंडमान निकोबार की भूमिका बहुत अधिक है और ये निरंतर बढ़ने वाली है। इस अवसर पर संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज का दिन अंडमान निकोबार वासियों के लिए स्वर्णिम दिन है।
उन्होंने कहा कि इस परियोजना की द्वीपवासियों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल देवेंद्र जोशी ने इस ऐतिहासिक परियोजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। ये ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है, करीब 20 साल से चल रहा है। सबसे उल्लेखनीय यह है इसके आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी के एजेंडा पॉइंट में शामिल होने व पीएमओ तथा संचार मंत्रालय के पूर्ण सहयोग के बाद ही यह कॉन्ट्रैक्ट हो पाया। इसके साथ ही मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो सेगमेंट्स अब बच गए जल्दी से जल्दी फंक्शनल उनको कराने का प्रयत्न करें। राज्यपाल ने परियोजना के लिए सभी द्वीपवासियों को बधाई दी। इस परियोजना पर 12 अरब 24 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे पोर्ट ब्लेयर के अलावा स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोटा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रांगत भी जुड़ेंगे। इससे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टेली मेडिसिन, टेली शिक्षा, टेली स्वास्थ्य और ई प्रशासन जैसी डिजिटल सेवाओं तथा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना के शुभारंभ के साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में धीमे इंटरनेट का युग आज समाप्त हो गया। उपग्रह संपर्क के कारण द्वीप समूह में बहुत सीमित बैंडविड्थ उपलब्ध थी, लेकिन अब इसकी गति लगभग 100 गुना बढ़ जाएगी। इससे द्वीपवासियों की हाई स्पीड इंटरनेट की आवश्यकता आसानी से पूरी होगी। ऑप्टिकल फाइबर केबल से यूजर हर महीने अधिकतम 1500 जीबी डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिपोर्ट। अंडमान निकोबार के मुख्य सचिव चेतन बी संघी ने चेन्नई पोर्ट ब्लेयर के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद इस परियोजना को समय पर पूरा किया गया है। 20 साल से जो अंडमान के द्वीपवासी सपना देख रहे थे वो अब पूरा होने जा रहा है। इसके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, भारत सरकार के डीओटी है, बीएसएनएल है या गृह मंत्रालय में जो आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सब ने एकजुट होकर पैंडेमिक के बावजूद इतने कम समय में समयबद्ध तरीके ऑन शेड्यूल इतने बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। ये अपने आप ऐतिहासिक कदम है। अंडमान के इतिहास इतना बड़ा कदम अगर कोई एक माना जाएगा, आज से 50 साल बाद 100 साल बाद जब सोचा जाएगा तो ये दिन हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि हम साउथ ईस्ट एशिया के इतने करीब हैं। हमारे यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है इस एक कदम से। जैसे मैनेजमेंट में कहते हैं ना, दिस इज वन सिल्वर बुलेट, तो दिस इज दी सिल्वर बुलेट फॉर अंडमान। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज दोपहर बाद आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत करेंगे। श्री सिंह ने कल घोषणा की थी कि भारत 2024 तक परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पारंपरिक पनडुब्बियों और क्रूज मिसाइलों सहित 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्म के आयात को रोक देगा। यह कदम घरेलू रक्षा उत्पादन को गति देने के लिए है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अब एक बड़े प्रयत्न के लिए तैयार है। उद्योग जगत ने रक्षा मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बैनर्जी ने घरेलू कंपनियों से खरीद के लिए 52,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए जाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री की घोषणा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में नए पथ की शुरुआत है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की ने इसे रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर छलांग बताया है। फिक्की की रक्षा समिति के प्रमुख एसपी शुक्ला ने कहा कि घरेलू रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 52,000 करोड़ रुपए का निर्धारण उद्योग जगत के अनुरोध को पूरा करता है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वर्तमान खरीफ फसल के लिए मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस योजना से राज्य के सभी किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें न किस्त देनी होगी और न ही पंजीकरण कराना होगा। श्री रूपाणी ने कहा कि राज्य सरकार को वर्तमान कृषि मौसम के लिए फसल बीमा की किस्त के रूप में 5,700 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। आज घोषित नई योजना वर्तमान फसल बीमा योजना के स्थान पर लागू होगी। इस योजना में जनजातीय किसानों को भी शामिल किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश में कल कोरोना संक्रमण के 62,000 से अधिक मामलों के साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 22 लाख को पार कर गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संक्रमण से कल देश में 1,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इसे मिलाकर अब तक 44,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं।
पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 55,000 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए। देश में अब तक करीब 15,36,000 लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर 69% से अधिक हो गई है। इस संक्रमण से मृत्यु दर 2% से कम हो गई है। कल देश भर में करीब 4,77,000 नमूनों की जांच की गई। अब तक करीब 2,46,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी ओपीडी नाम की टेलीमेडिसिन सेवा के तहत 1,58,000 लोगों ने ऑनलाइन परामर्श के लिए अपना पंजीकरण कराया है। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले नवंबर से 23 राज्यों ने ये सेवा शुरू की है और देश की 75% आबादी इसके दायरे में आ गई है। बाकी लोगों के लिए भी इस सेवा का विस्तार किया जा रहा है। ई संजीवनी सेवा से 2 प्रकार की टेली परामर्श सेवाओं की शुरुआत हुई है, जिसमें से एक है ई संजीवनी, जिसमें डॉक्टर से डॉक्टर के बीच परामर्श, और दूसरी का नाम ई संजीवनी ओपीडी है, जिसके तहत रोगी डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि रोगियों को ले जाने के लिए 500 एम्बुलेंस खरीदी गई हैं, जिससे मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। इसके अलावा संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए औरंगाबाद जिला प्रशासन ने आज से सीरो सर्वेक्षण करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। औरंगाबाद के जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने नागरिकों से सीरो सर्वेक्षण में भाग लेने की अपील की है। औरंगाबाद में फिलहाल 4,994 मरीज कोरोना संक्रमित है। वहीं दूसरी ओर उत्तर मुंबई के दहिसर, बोरीवली और कांदिवली क्षेत्रों में तेजी से फैला हुआ कोरोना वायरस संक्रमण अब नियंत्रण में आ रहा है। नगर निगम द्वारा डोर टू डोर स्क्रीनिंग के जरिए फेरी वालों और दुकानदारों के परीक्षण के लिए प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं, जिसके चलते पिछले 15 दिनों में नए कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि की दर में 30% की कमी आई है। इसी बीच पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने के लिए अभी भी ई पास की आवश्यकता है। ई पास को रद्द करने संबंधी कुछ संदेश सोशल मीडिया पर थे। हालांकि पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये संदेश गलत थे। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों में कोविड संक्रमण के मामले बढ़े हैं। कल यहां 89 व्यक्तियों में इस संक्रमण का पता चला। इसे मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश में अब तक 1,500 से अधिक व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। इनमें से 900 से अधिक लोग ठीक हो गए हैं और 585 व्यक्तियों का उपचार चल रहा है। चंडीगढ़ में इस संक्रमण से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। 3,934 नए रोगियों के सामने आने के साथ ही राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 79,720 हो गई। इनमें से 51,315 रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। तेलंगाना में कोरोना से कल 1,256 लोग संक्रमित हुए। इसे मिलाकर वहां संक्रमित लोगों की संख्या 80,000 से अधिक हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इससे स्वस्थ होने वालों की दर 71% से अधिक हो गई है। इस बीच वृहद हैदराबाद नगर निगम क्षेत्र में कल कोरोना संक्रमण से 389 मामले सामने आए। इसके बाद रंगारेड्डी, संगारेड्डी, करीमनगर और वारंगल जिलों का स्थान रहा। मणिपुर स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के लोगों को सलाह दी है कि वे विदेशों में बने क्लोरीन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले कॉर्ड डिवाइस वायरस शटआउट का उपयोग बंद कर दें। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि इस यंत्र का उपयोग जनता के बीच बढ़ गया है। क्लोरीन डाइऑक्साइड एक जलीय घोल है और इसका उपयोग पेयजल के कीटाणु शोधन में किया जाता है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि ये कोविड महामारी की रोकथाम में ऐसे अप्रमाणित उपकरणों के उपयोग की अनुशंसा नहीं करता है। मणिपुर में लगभग सभी दवाइयों की दुकानों पर भारी मांग के कारण इस उपकरण की बिक्री की जा रही है। गुजरात सरकार ने मास्क न पहनने वालों के लिए जुर्माने की राशि फिर बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि राज्य में मास्क नियमों का उल्लंघन करने पर कल से 1,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार जुर्माना बढ़ाया गया है। इससे पहले इस महीने की पहली तारीख से मास्क न पहनने पर जुर्माने की राशि 200 से बढ़ाकर 500 रुपये की गई थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आज कोविड-19 जांच की गई और उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। श्री मुखर्जी ने पिछले सप्ताह अपने संपर्क में आए लोगों से क्वारंटीन में रहने और कोविड-19 की जांच कराने का भी अनुरोध किया है। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को महाराष्ट्र सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द किए जाने के बारे में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। इससे पहले आयोग ने इन राज्यों को अपनी परीक्षाएं 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। संयुक्त अरब अमारात से 114 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विमान कल रात मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचा। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर इन्हें स्वदेश लाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन यात्रियों में से 64 इंदौर में उतरे, जबकि शेष 50 यात्रियों को मुंबई ले जाया गया। कोविड-19 की रोकथाम के लिए इंदौर जिले के नोडल अधिकारी अमित मालाकार ने बताया कि इंदौर में उतरने वाले यात्रियों में से किसी में भी हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण नहीं मिले हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिन यात्रियों ने पहले से ही कोविड-19 का परीक्षण करा लिया था, उन्हें एहतियात के तौर पर 14 दिनों के लिए घर में ही क्वारंटीन रहना होगा, जबकि अन्य यात्रियों को पहले 7 दिनों के लिए किसी क्वारंटीन केंद्र में और शेष दिनों के लिए घर में आइसोलेट रहना होगा। इस बीच राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी साझा की। श्री सारंग कोरोना संक्रमित होने वाले राज्य मंत्रिपरिषद के चौथे सदस्य हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल भी संक्रमित पाए गए थे। हालांकि अब सभी स्वस्थ हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। श्रीलंका में लगभग 5 महीनों के बाद आज से सभी सरकारी स्कूल खोल दिए गए हैं। देश में कोविड महामारी के कारण ये स्कूल बंद थे। पिछले महीने उच्च कक्षा के छात्रों के लिए 2 सप्ताह के लिए स्कूल खोले गए थे। स्कूलों से कहा गया है कि वे स्थिति के अनुसार अनेक चरणों में स्कूल खोलें और छात्रों में दूरी बनाए रखें। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्रीलंका में कोविड स्थिति शुरुआत के 2 महीनों के कर्फ्यू के बाद से नियंत्रण में है और स्कूलों का खुलना इस दिशा में एक कदम है। अन्य गतिविधियां पहले ही सुचारू हो गई थी, लेकिन विदेशी पर्यटकों के आने पर रोक जारी है। स्कूल खोलने का निर्णय पिछले महीने ही लिया गया था, लेकिन एक निरोग केंद्र में कोविड के नए मामले आने के बाद और पिछले हफ्ते संपन्न चुनाव के मद्देनजर स्कूलों को फिर बंद कर दिया गया था। आम चुनाव में सरकार ने कोविड स्थिति के सफल नियंत्रण को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था और चुनाव में 2/3 बहुमत का श्रेय कुछ हद तक इस सफलता को भी जाता है। चुनाव के मद्देनजर विदेशों में स्थित श्रीलंकाई नागरिकों को वापस बुलाने की मुहिम भी स्थगित कर दी गई थी, जो इस हफ्ते फिर शुरू की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और हाथों को साफ रखने की सलाह दी। Regular hand washing should be done. So those who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है और इस संबंध में जो उपाय किए गए हैं उनके अच्छे परिणाम आए हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में तंत्रिका विज्ञान विभाग के प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र धमीजा इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। 01123314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800115767 और 1123314444। ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे पहली ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ किया। उद्घाटन अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये परियोजना संपर्क में सुधार और जीवन को सुगम बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाथियों के संरक्षण के सर्वोत्तम तौर तरीकों से संबंधित दस्तावेज का विमोचन किया। मानव तथा हाथियों के बीच संघर्ष पर एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया। देश में कोविड-19 के अब तक 15 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। ठीक होने की दर 69% से अधिक हुई और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के टेली मेडिसिन सेवा के तहत 1.5 लाख से अधिक लोगों को ऑनलाइन परामर्श दिया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व हाथी दिवस 2020 की पूर्व संध्या पर आज हाथियों के संरक्षण के बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में एक दस्तावेज का विमोचन किया। उन्होंने मनुष्यों तथा हाथियों के बीच संघर्ष की स्थिति के बारे में एक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व है, जिसमें न सिर्फ पशुओं से प्रेम किया जाता है बल्कि उनकी हत्या करने को अशुभ माना जाता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने वन क्षेत्रों में चारा और पानी की उपलब्धता बढ़ाने की पहल की है। अगर जंगल में पानी और खाद्य मिला तो वो बाहर क्यों आएंगे? और एक जो किसानों ने ये सूत्र समझाया, उसके आधार पर हमने फॉडर एंड वाटर ऑगमेंटेशन इन जंगल एरियाज ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम लिया है। और उस कार्यक्रम में अब इस बार लाइडर टेक्नोलॉजी का भी उपयोग कर रहे हैं, लाइडर सर्वे भी कर रहे हैं। और इस साल जो दिसंबर के बाद काम होगा सर्वे के बाद, उसके सहारे अगले साल से जंगलों में पानी और जंगलों में घास और खाद्य बहुत अच्छे मात्रा में पैदा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि यह गर्व की बात है कि एशियाई हाथियों की कुल संख्या का 60% भारत में है। विश्व हाथी दिवस का आयोजन हाथियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। एशिया और अफ्रीकी हाथियों की घटती संख्या की ओर तत्काल ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिवस 2012 से मनाया जा रहा है। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों को अवैध शिकार, मनुष्यों और हाथियों के बीच संघर्ष तथा पालतू हाथियों के साथ दुर्व्यवहार जैसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के सिलसिले में हम आपको डिजिटल इंडिया की दिशा में किए गए विशेष उपायों की जानकारी देना चाहेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने भारत को डिजिटल रूप में सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर विशेष बल दिया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। पिछले 5 वर्षों में डिजिटल इंडिया की यात्रा सशक्तिकरण, समावेशन और रूपांतरण पर केंद्रित रही है। इस कार्यक्रम ने भारतीय नागरिकों की पहचान से संबंधित सभी पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। एक रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने कोविड-19 के दौरान भी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की हैं। इनमें आरोग्य सेतु, ई संजीवनी, माई जीओवी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों में जागरूकता पैदा करना शामिल है। ई सेवाओं की संख्या 2014 में 2463 थी, जो इस वर्ष मई में बढ़कर 3858 हो गई। इस तरह दैनिक और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन 2014 के 66 लाख से बढ़कर 2020 में 16 करोड़ 30 लाख पर पहुंच गया। 125 करोड़ 70 लाख नागरिकों को आधार कार्ड जारी किया जा चुका है। सरकार के 56 मंत्रालयों से 426 कार्यक्रमों के अंतर्गत 11 लाख 10 हजार करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए लोगों को भेजे गए हैं। देश में 117 करोड़ मोबाइल कनेक्शन और 68 करोड़ 80 लाख इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सुपर्णा साइकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे में भर्ती के लिए कोई भी विज्ञापन भारतीय रेलवे द्वारा ही दिया जाता है और इसके लिए किसी भी निजी एजेंसी को अधिकृत नहीं किया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि उसे पता चला है कि एवेस्ट्रॉन इन्फोटेक नाम के किसी संगठन ने प्रमुख अखबारों में एक विज्ञापन दिया है, जिसके अनुसार भारतीय रेलवे में 11 साल के अनुबंध पर 8 श्रेणियों के 5285 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
रूस में चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त कर रहे तमिलनाडु के 4 छात्रों के डूब जाने से मृत्यु की खबर है। ये छात्र दक्षिणी रूस की वोल्गा नदी के किनारे स्थित वोल्गोग्राड राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। बताया जाता है कि शनिवार को ये छात्र नदी में नहाने गए थे, जहां एक छात्र नदी के बहाव में फंस गया। इस छात्र को बचाने में 3 और छात्रों की जान चली गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड्डी पलनीस्वामी ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि राज्य के अधिकारी विदेश मंत्रालय और मॉस्को में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं, ताकि मृत छात्रों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए जा सकें। केरल के इडुक्की जिले में राजमला में शुक्रवार को हुई भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 49 हो गई है। बचाव कार्य अभी भी जारी है। उधर राज्य के मुल्लपेरियार बांध में जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। राज्य में वर्षा से संबंधित घटनाओं में आज 3 लोगों की मौत हो गई। अलपुजा जिले के अधिकांश इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं और फसल को काफी नुकसान हुआ है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहने और वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा होने का अनुमान है। तापमान 24 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। लद्दाख में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। आंधी या गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है। गिलगित में तापमान 20 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज से स्पॉट स्कैन कार्यक्रम का प्रसारण फिर से शुरू कर रहा है। ये कार्यक्रम शाम 7:20 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के मद्देनजर गणेश उत्सव, मुहर्रम और जन्माष्टमी जैसे आगामी त्योहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस भी सीमित स्तर पर मनाया जाएगा। हमारे संवाददाता ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि किसी भी स्थान पर लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान से कहा है कि वो बेरूत में हुए शक्तिशाली विस्फोट की पूरी और पारदर्शी जांच कराए। उन्होंने लेबनान में सुधारों की मांग कर रहे प्रदर्शनों के प्रति समर्थन व्यक्त करते हुए लेबनान की सरकार से अपील की कि वो विस्फोट की भली भांति जांच कराए। उन्होंने कहा कि ऐसी जांच में अमेरिका सहायता करने को तैयार है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने लेबनान में शांति और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के लिए पारदर्शिता, सुधारों और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए समुद्र के नीचे पहले ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ किया। उद्घाटन अवसर पर श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये परियोजना संपर्क में सुधार और जीवन को सुगम बनाने की दिशा में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाथियों के संरक्षण के सर्वोत्तम तौर तरीकों से संबंधित दस्तावेज का विमोचन किया। उन्होंने मानव तथा हाथियों के बीच संघर्ष पर एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया। देश में कोविड-19 के अब तक 15 लाख से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। ठीक होने की दर 69% से अधिक हुई। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के टेलीमेडिसिन सेवा के तहत 1.5 लाख से अधिक लोगों को ऑनलाइन परामर्श दिया गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।